चलिए बच्चे, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। सो हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना। 5 प्रिंसिपल हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिए थे। एक बार क्विकली हम उनका भी रिकैप करेंगे बिफोर गोइंग टू न्यू वंस। Quote of the day: life begins at the end of your comfort zone। हम बाहर ही नहीं निकल पाते अपने कंफर्ट जोन से, है ना। इंस्टा की रील चलाने से फुर्सत नहीं है। सही बोला ना बच्चे? नहीं, सही नहीं बोला। यू आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम। ओके, चलिए। सो हमने कौन से 5 हमने कवर कर लिए, एक बार क्विकली हम देख लेते हैं। पहला हमने पढ़ा गोइंग कंसर्न। एक एक लाइन में जिससे पूछा जाए गोइंग कंसर्न बता क्या होता है। 1 लाइन, इनडेफिनाइट लाइफ ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, यानी हमारे बिजनेस की जो लाइफ होती है वो इनडेफिनाइट होती है, बिजनेस चलता ही जाता है। कंसिस्टेंसी क्या कहती है आप बताओ बच्चे? अकाउंटिंग पॉलिसीज बोलेंगे। ठीक है, हाँ, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस जो एक बार आपने फॉलो करनी शुरू कर दी उसी को आप फॉलो करते रहेंगे। अक्रूवल बताएं निश्चल आप। यस, आप वेट नहीं करेंगे पैसे आने का या जाने का, जिस वक्त ट्रांजैक्शन खत्म हो गया आप रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, बिजनेस एंटिटी बताओ क्या बताया था। बिजनेस एंटिटी याद आ गया बता। वेरी गुड, यानी ओनर और उसका बिजनेस एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। ठीक है, मनी मेजरमेंट आप बताओ। करेक्ट, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगे, जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल होंगे वही बुक्स में लिखे जाएंगे। बच्चे जिसने आज ज्वाइन किया है, डोंट वरी, I'll explain this. Otherwise recorded भी अवेलेबल है, इसका लेक्चर 1 रिकॉर्डेड अवेलेबल है, राइट। सो 5 प्रिंसिपल बच्चों हमने कवर किए थे। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नाम से कुछ समझ आ रहा है बच्चे तुझे? अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल ईयर, वेरी गुड। ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैम बताती हैं अकाउंटिंग पीरियड क्या है। बच्चों आपने अभी एक प्रिंसिपल पढ़ा था गोइंग कंसर्न, है ना। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल ने आपको बोला कि बिजनेस की लाइफ इनडेफिनाइट होती है, वो चलती ही जाती है। तो ये मैंने इनडेफिनाइट लाइफ ऑफ अ बिजनेस बना दी, और ये इनडेफिनाइट लाइफ छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, जिसे एक हिस्से को आप अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। जिस अभी आपने फाइनेंशियल ईयर बताया, बिल्कुल सही। सो अगर इसको 1 लाइन में बताना हो, आई विल से the indefinite life of a business is divided into small parts which is called accounting period। आप देखो हर 12 महीने की अकाउंटिंग की जाती है ना। हर 12 महीने 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की हम अकाउंटिंग करते हैं। बच्चों देखो, मेरे को 6 साल हो गए ऑलमोस्ट बिजनेस शुरू किए। तो क्या मैंने जिस दिन बिजनेस शुरू किया ऐसा सोचा होगा कि जिस दिन बिजनेस बंद करूंगी उस दिन बैठ के देखूंगी क्या प्रॉफिट लॉस कमाया? ऐसा होता है क्या? हम हर 12 महीने की अकाउंटिंग करते हैं ना। वी डोंट वेट फॉर द लास्ट डे ऑफ द बिजनेस, क्योंकि वो तो इनडेफिनाइट है, हमें पता ही नहीं है कब तक बिजनेस चलेगा। तो हम हर 12 महीने पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं कि इस 12 महीने में मैंने कैसा परफॉर्म किया। और वो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल, जनरली 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। मैंने जनरली वर्ड यूज क्यों किया? क्योंकि कुछ लोग 1 जैन टू 31 दिसंबर की भी अकाउंटिंग करते हैं, लाइक दे फॉलो कैलेंडर ईयर एज वेल फॉर अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटिंग 12 महीने की होती है। ऐसा भी हो सकता है कुछ बिजनेसेस हर 6 महीने में अपना प्रॉफिट चेक करें। करो, आपका बिजनेस है, चेक करो, किसने मना किया? समझ में आ रहा है? सो अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो जनरली 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। लेकिन अगर आप कुछ और अपनाना चाहते हैं तो इट्स योर बिजनेस, यू कैन। According to this principle, ये जो रेड मार्क्ड है उसे पढ़े। The whole indefinite life of an enterprise is divided into small parts and each small part is called accounting period. Accounting period is defined as interval of time at the end of which profit and loss and balance sheet are prepared। आपको बोला है अकाउंटिंग पीरियड क्या है? अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड है जिसके अंत में P&L और बैलेंस शीट बनाया जाएगा, यानी आप अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को कैलकुलेट करेंगे। सो द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड डिसीजन कैन बी टेकन एट एप्रोप्रिएट टाइम।
बच्चों देखो आपके स्कूल में टर्म एग्जाम्स होते हैं ना, यूटीज और पता नहीं क्या क्या स्कूल वाले लेते रहते हैं, PA1 PA2 यूटी। ये क्यों करते हैं? वाई दे डोंट वेट फॉर द एंड, साल खत्म होगा उस दिन बच्चे का पेपर लेंगे, बात खत्म। क्यों ऐसा करते हैं वो? कबीर क्या कारण है कि वो आपके रेगुलर इंटरवल पे छोटे छोटे टेस्ट लेते रहते हैं? वाई? परफॉर्मेंस के लिए। देखो आप जब टाइमली टेस्ट देते हो तो आपको पता चल जाता है मैं कहाँ लैग कर रहा हूं और आप उसे इंप्रूव कर सकते हो, राइट? सोचो अगर आप हर 12 महीने पे अकाउंटिंग कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार हम कहाँ लैग बिहाइंड कर रहे हैं, हम बेटर करने के लिए क्या कर सकते हैं। वही लिखा है, सो द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल एंड डिसीजन कैन बी टेकन एट द एप्रोप्रिएट टाइम। समझ में आ रहा है? हम टाइमली डिसीजन ले सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट कर लेते हैं। दिस इंटरवल में बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 1 ईयर। अकाउंटिंग पीरियड इज यूजुअली द पीरियड ऑफ 1 ईयर दैट मे बी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, और कैलेंडर ईयर 1 Jan to 31 दिसंबर। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई? कोई शक है, कोई शंका है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर अक्रूवल कॉन्सेप्ट नहीं होता तो मैचिंग भी नहीं होता, ऐसा बोला था ना मैंने आपको। लास्ट लेक्चर में क्या बात बताई थी? देखो अक्रूवल कॉन्सेप्ट ने क्या बोला था कि आप इंतजार मत करना पैसे आने का या पे करने का, जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन हो जाए आप लिख देना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी प्रॉपर्टी है जिसपे मैं बिजनेस चला रही हूं, ये रेंटेड प्रॉपर्टी है ना, ये मैं हूं ओनर। इस जगह का रेंट अगर मैं अज्यूम करूं कि 10,000 रुपए पर मंथ है, से यस, पूरे साल का रेंट कितना हो गया? 1,20,000। इफ आई से कि मैंने सिर्फ अभी तक 10 मंथ्स का रेंट पे किया है, 2 महीने का पे करना बाकी है, और साल खत्म हो गया, 31 मार्च आ गया, और आखिरी के 2 महीने फेब और मार्च का रेंट पे होना बाकी है। सो आप मुझे बताएं क्या 10 मंथ्स का ही रेंट लिखेंगे बुक्स में जो आप पे कर चुके, या पूरा 12 लिखेंगे? पूरा 12 लिखेंगे। अप्रूवल कहता है कि चाहे आपने पे किया या नहीं, आप पूरा लिखिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एक मैचिंग कॉन्सेप्ट भी बताया था। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आपको प्रॉफिट निकालना हो तो 12 महीने के इनकम लिखो और 12 महीने के एक्सपेंसेस लिखो, फिर अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करो, अदरवाइज मत करो। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है अभी आगे आएगा, पहले से बता रही हूं। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है मैच योर 12 मंथ इनकम विथ 12 मंथ एक्सपेंसेस एंड देन कैलकुलेट। से यस, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि अक्रूवल नहीं होता तो मैचिंग भी नहीं होता? क्योंकि अक्रूवल ने क्या बोला कि बेटा इंतजार मत करना पैसे देने का या लेने का, जिस टाइम पे तेरा ट्रांजैक्शन हो जाए तुम लिख देना। अगर अक्रूवल नहीं होता, सोचो अगर अक्रूवल नहीं होता तो हम अपने एक्सपेंसेस सिर्फ 10 महीने के लिखते। हम बोलते मैंने तो पे ही 10 महीने का किया है तो मेरा तो खर्चा ही 10 महीने का हुआ। हाँ बोलो, यानी मैं मैच कर ही नहीं पाती अगर ये अक्रूवल ना होता। से यस, कोई दिक्कत? पहली चीज आपको समझ में आई कि अगर अक्रूवल ना होता तो मैचिंग नहीं होता। अब दूसरी चीज समझो, यहां बोला है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अक्रूवल ही नहीं होता अगर ये नहीं होता। कैसे? मैंने आपको बोला कि 10 महीने का रेंट पे हो गया और 2 महीने का बाकी है। तन्मय, मैंने ये कैसे डिसाइड किया कि 10 महीने का हो गया और 2 महीने का बाकी है? वाई आई डिडंट से 3 महीने का बाकी है, 4 महीने का बाकी है? क्योंकि पीरियड ही 12 महीने का होता है। तो मैंने अंदाजा लगाया कि भाई जब मेरा 12 महीने का पूरा फाइनेंशियल ईयर है, 10 महीने पे हो गए तो बचे कितने? 2। कहना इससे अगर ये नहीं होता तो अप्रूवल भी नहीं होता। लिंकेज समझ में आ रही है आपको? खाली रटना नहीं है चीजों को, दोबारा सुनो। अगर अकाउंटिंग पीरियड नहीं होता तो अक्रूवल नहीं होता, अक्रूवल नहीं होता तो मैचिंग नहीं होता। ये सारे इंटरलिंक्ड है बच्चों, राइट? स्कूल में आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे तो ध्यान से समझो। कोई चीज नहीं आती है समझ, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, जेन्युइनली आई विल एक्सप्लेन दैट मेनी टाइम्स। ठीक है, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या बोला है? अकाउंटिंग पीरियड वो होता है जो इनडेफिनाइट लाइफ ऑफ अ बिजनेस है, छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है, जिसे अकाउंटिंग पीरियड कहा जाता है। अगर अकाउंटिंग पीरियड नहीं होता तो अक्रूवल ही नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, विच प्रिंसिपल इज द बेसिस फॉर मैचिंग प्रिंसिपल? क्या लिखोगे? अक्रूवल। एंड विच प्रिंसिपल इज बेसिस फॉर अक्रूवल?
समझ में आ गया? क्योंकि जब हमें पता है कि 12 महीने होते हैं तब तो हम डिसाइड करते हैं ना कि 2 महीने का बाकी है। अब मुझे अगर मान लो मेरा 15 महीने का पीरियड होता तो मैं क्या बोलती कि 10 का पे हो गया, 5 का बाकी है। 14 महीने का फाइनेंशियल ईयर होता तो क्या बोलती, 10 का पे हो गया, 4 का बाकी है। हाउ आई डिसाइडेड के 2 का बाकी है, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड एग्जिस्ट करता है। सिंपल है। रेलेवेंस क्या है? एज पर सेबी एंड कंपनीज एक्ट एनुअल रिपोर्ट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड टू रजिस्ट्रार एनुअली। देखो हमारे कंट्री में बहुत सारे लॉज बने हुए हैं, कंपनीज एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, इनके अंडर हमें टाइमली रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। हम अपनी रिटर्न भी फाइल करते हैं, है ना, इनकम टैक्स की रिटर्न्स, वो भी फाइनेंशियल ईयर की होती है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो इन सारे रूल्स को फॉलो करने के लिए हमें इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट ऑन अक्रूवल बेसिस। समझ में आ रहा है? मैंने आपको बोला कि अगर अकाउंटिंग पीरियड नहीं होता तो अक्रूवल भी नहीं होता। यहाँ बोला है ना, अकाउंटिंग पीरियड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। बच्चों अब ये अक्रूवल एंड कैश बेसिस क्या है इसे समझो। 2 तरीके से अकाउंटिंग हो सकती है। पहली होती है अक्रूवल बेसिस। हाँ बोलिए, हाँ बताओ। हाँ, तो अकाउंटिंग 2 तरीके से होती है। एक होती है अक्रूवल बेसिस, जहां पे हम 12 महीने के इनकम 12 महीने के एक्सपेंसेस को मैच करते हैं। ठीक है, हम वो ट्रांजैक्शंस भी लिखते हैं जिसका हमने पेमेंट नहीं किया या रिसीव नहीं हुआ, अगर वो उस 12 मंथ में हुआ है तो लिखा जाएगा। कैश बेसिस अकाउंटिंग वो होती है जहां पे हम तभी इनकम मानेंगे जब कैश आ जाएगा, तभी एक्सपेंस मानेंगे जब कैश पे हो जाएगा। बट दिस इज लेस साइंटिफिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सबसे अच्छा प्रॉपर मेथड जो है वो कौन सा है? अक्रूवल। कैश बेसिस में क्या होता है कि भाई मेरा पैसा आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस, मेरे को और कुछ नहीं पता, बस। समझ में आ रहा है? डिटेल में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बच्चों इसमें कोई दिक्कत? अकाउंटिंग पीरियड। अगला है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर, नाम से कुछ समझ आ रहा है? कुछ मत पढ़ो, नाम से बताओ फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब है। सारी इंफॉर्मेशन देनी है अपने यूजर्स को। ठीक है, तो बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि आपके जो यूजर्स होते हैं, बिजनेस के यूजर्स कौन होते हैं? बैंक्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, यानी आपके बिजनेस से जो लोग जुड़े होते हैं। मान लो ये बिजनेस है, ठीक है, रिलायंस की बात करते हैं, तो इस रिलायंस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कौन कौन इंटरेस्टेड है? सबसे पहले तो अंबानीज ओनर्स, ठीक है, सॉरी, ओनर्स इंटरेस्टेड है, बैंक्स जो इनको लोन देते होंगे, सरकार क्योंकि टैक्स लेना है इनसे, क्रेडिटर्स जो इनको उधार पे माल सप्लाई करते होंगे, इनके कस्टमर्स, पब्लिक, ये सारे इंटरेस्टेड है कि बिजनेस में चल क्या रहा है। तो ये जो सारे यूजर्स हैं बच्चे, हमने ये जो ड्रॉ किए, ये प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड रहने चाहिए। इनको बिजनेस से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन को जानने का हक है। सिंपल है। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि हर वो बात अपने यूजर को बताओ जो कि जरूरी है उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए। सिंपल है, आप कुछ भी अपने यूजर से छुपा नहीं सकते। पढ़िए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट्स, all significant and material information relating to the economic affairs should be completely disclosed in its financial statements and accompanying footnotes. Disclosure of material information will result in better understanding of the users so that they can take sound decision. बच्चों अब आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि फुल डिस्क्लोजर को समझा दो। अगेन वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई कैसे बोलेंगे? कंटिंजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट इट इज शोन एज फुट नोट्स इन द अकाउंट्स। मेरे को बताना बच्चे, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? कंटिंजेंट लायबिलिटी बताओ, मैंने चैप्टर 2 में पढ़ाई है, आप बता पाओगे? श्योर नहीं होती, आ भी सकती है, नहीं भी। याद आया? जो न्यू ज्वाइनीज हैं उनके लिए मैं दोबारा बताती हूँ कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है। आपको पता है बच्चे? क्या हूं बताएगा नहीं फिर? चलो ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटी को समझाते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो होती है जो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, मान लेते हैं ये निश्चल की कंपनी है, फार्मा कंपनी है ये,
ठीक है, ये ओनर है। फार्मा कंपनी है यानी दवाइयां बनाती है, राइट। आपकी कंपनी की दवाई मेरे किसी परिवार के मेंबर ने खाई और वो चल बसा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अपना ही नाम ले लेते हैं, दूसरे का लूंगी बुरा लग जाएगा। सो कहने का मतलब मेरे किसी रिलेटिव को अनफॉर्चुनेटली आपकी कंपनी की दवाई खा के कुछ हो गया, राइट। मैंने केस कर दिया कंपनी पे उठा के कि भैया तुम्हारी कंपनी की दवाई खराब है, मेरा बंदा चल बसा, तुम मुझे 4 करोड़ का कंपेंसेशन दोगे। मैंने मांगा है, अभी दिया थोड़ी, तुमने दिया नहीं है ना, मांगा है मैंने, तुमने मना कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, हर कंपनी मना ही करेगी, ऐसा तो बोलेगी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो जी, मेरी कंपनी की दवाई खा के तुम्हारा बंदा चल बसा। तुम यही बोलोगे पूरी दुनिया खा रही है, उनको कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे बंदे में भी पहले से कोई प्रॉब्लम थी, तुम्हें देख के खिलानी चाहिए थी अगर वो रिएक्टिव था। सो तुमने मना कर दिया कंपेंसेशन देने से, मैंने कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है। निश्चल ने क्या किया, अपना लॉयर हायर किया, सामने लड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं कोर्ट केस करूंगी तो वो भी तो लड़ेगा। उसने अपना बंदा लगा लिया लॉयर लड़ने को। अब देखो ये जो 4 करोड़ रुपए इस कंपनी से मांगे गए हैं, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ये आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। कहने का मतलब हो सकता है कि इसको पे करना पड़ जाए मेरे को, ये मैं हूं, ऐसा भी हो सकता है ना कि पे करना पड़े। अगर वो केस जीत गया तो वो पे नहीं करेगा, मैं केस जीत गई तो पे करेगा। समझ में आया? यानी ये जो कंपनी के ऊपर 4 करोड़ की लायबिलिटी आ गई है, ये कंटिंजेंट है। कंटिंजेंट लायबिलिटी को डिफाइन करना हो तो इट इज अ लायबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। समझ में आया? केस जीत गए तो नहीं देना पड़ेगा, हार गए तो देना पड़ेगा, सिंपल है। अब सवाल उठता है, क्या आज की डेट में कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट है इस कंपनी के ऊपर? अभी तो मैंने पैसे मांगे ही हैं, बस दिए तो नहीं है ना, और पता भी नहीं है कि देने पड़ेंगे या नहीं। तो सवाल उठता है, जब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है तो बुक्स में तो लिख ही नहीं सकते। हाँ बोलो, बुक्स में नहीं लिख सकते ना बच्चे इसे। कंटिंजेंट लायबिलिटी कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाते हैं, नीचे एस्ट्रिक मार्क करके डालो, हमारे ऊपर 4 करोड़ का केस है, अगर हम हार गए तो देना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिख सकते, नोट्स में तो लिख सकते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी डेबिट क्रेडिट आप बुक्स में नहीं कर सकते उसको, ना आपकी जर्नल में हो सकता, ना लेजर में, ना कहीं नहीं लिखोगे। ट्रायल बैलेंस, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, नेवर। लेकिन जब सारा कुछ बन जाएगा, नीचे स्टार नोट्स में डालोगे कि हमारे ऊपर एक ललिता अग्रवाल नाम की बंदी ने केस किया हुआ है, अगर हम केस हार गए तो 4 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। डोंट यू थिंक ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके यूजर के लिए, जो इसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या क्रेडिटर्स हैं जो उधार पे देना चाहते हैं, या बैंकर्स हैं जो इसकी असेसमेंट करना चाहते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि नियर फ्यूचर में इसके सिर पे 4 करोड़ की लायबिलिटी है। समझ में आया? तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? 1 मार्कर, contingent liability is shown as footnotes to accounts. Why? Answer. क्या लिखोगे इस प्रिंसिपल का नाम? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, क्योंकि ये कहता है हर बात यूजर को बताओ। अगला है चेंज इन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्री। देखो कंसिस्टेंसी में हमने पढ़ा था कि एक बार अगर हम कोई मेथड या पॉलिसी अडॉप्ट कर ले तो हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन अगर बदलना चाहते हैं तो उसका कारण बताना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट बताना पड़ेगा। वो सब क्यों बोला? इस प्रिंसिपल के कारण बोला कि अगर तुम बदलना चाहते हो तो सारा बताओ, क्यों बदला, कैसे बदला, क्या हुआ बदलने से। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब अगेन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि जब भी हम कोई मेथड चेंज करते हैं उसका कारण हमें बताना पड़ता है। आंसर क्या लिखोगे? क्यों बताना पड़ता है? फुल डिस्क्लोजर। जैसे मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। हाँ, तो उस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। अगर आप कभी चेंज कर रहे हो, जैसे स्टॉक वैल्यू कर रहे हो, स्टॉक वैल्यूएशन के भी डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है। तो अगर आप किसी कारणवश चेंज कर रहे हो तो उसका रीजन बताना पड़ेगा, अदरवाइज चेंज मत करो। इम्पैक्ट भी बताना पड़ेगा। ठीक है जी, आपको इतनी बात समझ में आई? अगला बोला है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो मार्केट वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट की, वो हम नोट्स में दिखाएंगे। जैसे ये मेरी बैलेंस शीट है, एसेट्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है 5 लाख का। मैंने ये इन्वेस्टमेंट 5 लाख की करी थी तो मेरी बुक्स में ये दिख रही है। हिस्टोरिकल कॉस्ट बताया था ना,
कि बुक्स में हम हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस रेट पे हम खरीद के लाए होते हैं उसी रेट पे लिखते हैं, आज मार्केट में कोई भी कीमत हो। अगर ये इन्वेस्टमेंट आज 50 लाख की हो गई, मैंने खरीदी थी 5 की, तो डोंट यू थिंक यूजर्स को पता होना चाहिए कि जो चीज बैलेंस शीट में 5 की दिख रही है वो एक्चुअल में 50 की है। अगर उसको बेचने निकलेंगे तो 50 की हो जाएगी वो। तो अगर आप यूजर्स को सारी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ये भी बताएं कि भाई जो बैलेंस शीट में मेरी वैल्यू दिख रही है 5 लाख, उसकी एक्चुअल में कीमत कितनी है, 50। मैं आपको बता देती हूँ बच्चे, आप न्यू ज्वाइनी हो, आपको नहीं पता होगा कि हमारी बुक्स में जब भी कुछ रिकॉर्ड होता है उसकी परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड होता है। जैसे तूने कोई लैंड आज से 5 साल पहले खरीदी, लैंड खरीदी तूने 50 लाख की, बुक्स में एसेट लिख दिया कि मेरे पास लैंड है 50 लाख का। अगर 5 साल के बाद वो 1 करोड़ का भी हो जाता है, चाहे 2 करोड़ का हो जाता है, चाहे 4 करोड़ का हो जाता है, बुक्स में वो 50 ही रहेगा, तो वो गेन हो जाएगा, वो प्रॉफिट हो जाएगा आपका, ठीक, वो अलग बात है। बट अभी फिलहाल हम ये समझ रहे हैं बच्चे कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, जिस रेट में खरीद के लाए थे उसी में बुक्स पे होता है। अब जैसे लैंड खरीदी थी 50 लाख की, आज की डेट में इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए हो गई, तो तुम नीचे फुटनोट्स में दिखा सकते हो कि भाई जो मेरी बैलेंस शीट में लैंड दिख रही है 50 लाख की, वो आज 5 करोड़ की हो गई है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट इज कंपल्सरी बट डज नॉट मीन इवन दोज फिगर्स विच आर इररेलेवेंट टू बी इंक्लूडेड। ऑब्वियस ही बात है, जो आपके बिजनेस से रेलेवेंट है उसी चीज को आपने डिस्क्लोज करना है। अब फॉरेन कंट्री में कुछ हुआ, वहां पे बम गिराया, भूकंप आया या कुछ भी हुआ, सारी चीजें नहीं बतानी, आपके बिजनेस को जो इंपैक्ट कर रही है वो बतानी है, ठीक है। ऑल रेलेवेंट थिंग्स आर टू बी शोन। समझ में आ गया बच्चों? कौन से 2 पढ़े अभी तक? अकाउंटिंग पीरियड ये कहता है कि बिजनेस की इनडेफिनाइट लाइफ छोटे छोटे हिस्सों में बटी है, जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है, हर वो बात अपने यूजर्स को बताओ जो उनके डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है। सिंपल है। आगे चलते हैं। मटीरियलिटी मटीरियलिटी थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से पढ़ेंगे आराम से। आपको बोला है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ओनली दोज आइटम्स और इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड दैट हैव मटीरियल इफेक्ट एंड रेलेवेंट टू द यूजर। आप ना किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देखना, P&L अकाउंट देखना, क्या आपको वहां पे ऐसा मिलेगा 10 रुपए का चाय आया था, 5 रुपए के बिस्किट आए थे, आज 2 रुपए की कॉफी ले आए थे, हैं 10 रुपए का हमने भेल मंगा लिया था, ऐसी एंट्रीज मिलेंगी आपको वहां? नहीं, क्योंकि ये इररेलेवेंट है, ठीक है। इररेलेवेंट क्यों है? आपका स्टाफ है, रोज 10-5 रुपए की चाय बिस्किट लेता होगा, है ना, आप उसे मर्ज करके लिख दीजिए, स्टाफ वेलफेयर करके डाल दीजिए। हर 2 रुपए 5 रुपए को अलग से नहीं दिखाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पन्ने पन्ने भर जाएंगे, ऐसा नहीं करना है आपने। यानी जो मटेरियल चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप क्लब करके दिखा दीजिए कि भाई टोटलिटी में हमने इतना रिफ्रेशमेंट पे खर्चा किया है, राइट। तो समझ में आया मटीरियलिटी क्या कहती है, कि हर छोटी छोटी चीज को मत दिखाने बैठो। देखो, क्या आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं? ये फुल डिस्क्लोजर का ऑपोजिट है। फुल डिस्क्लोजर कहता है हर बात बताओ, मटीरियलिटी कहती है वो बात बताओ जो रेलेवेंट है, ठीक है। हर चीज 2-5 रुपए अलग से लिखने जाओगे तो पता नहीं कितने पेजेस का आपका स्टेटमेंट बनेगा। अब देखो, मटीरियलिटी भी डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस का साइज क्या है। जैसे अगर ये छोटा वेंडर है, इसकी छोटी सी दुकान है, थोड़ी सी इनकम है, तो इसके लिए 500 रुपए का खर्चा भी मैटर करता है। और वहीं अगर अंबानी की बात करें तो शायद वो 50,000 के खर्चे को भी चिल्लर में मानते होंगे कि यार ये तो चिल्लर खर्चा है। लॉजिकल, राइट। यानी मटीरियलिटी डिपेंड करती है साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस पे। यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, मटीरियलिटी को और समझाते हैं, आपके पर्सनल लाइफ से समझाते हैं। हमारे घर में जो मेड आती है ना, जो लेबर क्लास पीपल होते हैं, उनके लिए साइकिल होना भी कितना ऐसे उनको लगता है जैसे पता नहीं मेरे पास तो क्या है, साइकिल है मेरे पास, है ना। और वहीं हम हैं, ठीक है, 1 लाख का फोन खरीद ले तो डिससेटिस्फाइड, 10 लाख की किया सेल्टोस खरीद लाए तो डिससेटिस्फाइड। क्यों? पैसा, मटीरियलिटी। जो चीज, अब आज आप सोचो, अगर आपके पापा बोले तेरे को साइकिल दिला रहा हूं, खुश होगे क्या? बाइक दे रहा हूं तो खुश हो जाओगे। लेकिन वहीं अगर एक लेबर क्लास का बच्चा होगा, उसके पापा बोलेंगे बेटा तेरे लिए साइकिल लाया हूं, वो खुश हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि वो साइकिल उसके लिए तो मटेरियल है, तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम मुंह फुलाओगे अपने पापा पे कि साइकिल ला के दिया, ला के भी। समझ में आ रहा है? मटीरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव मैटर। यानी हो सकता है कि एक बिजनेस के लिए 200 रुपए भी मटेरियल हो और दूसरे बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए भी मटेरियल ना हो। सिंपल, क्लियर है? पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल only those items or information should be disclosed that have a material and relevant effect to the users. So item having insignificant or being irrelevant should not be disclosed separately. They can be merged with the other item. समझ में आ रहा है? ऐसे हर आपको किसी का कंपनी का P&L उठा के देखना, क्या आपको वहां दिखेगा कॉफी एक्सपेंसेस दिस मच, टी एक्सपेंसेस दिस मच, बिस्किट एक्सपेंसेस दिस मच? नहीं, वो सारा मर्ज करेंगे, बोलेंगे स्टाफ वेलफेयर, खत्म। ठीक है? क्यों? क्योंकि बताना जरूरी नहीं है, बट हाँ सारा खर्चा लिख लो, मर्ज करके लिख दो। आगे पढ़ो। इट शुड बी नोटेड दैट एन आइटम मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज, ये मैंने जो अभी समझाया, इट शुड बी नोटेड दैट आइटम मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज में नॉट बी मटेरियल फॉर द अदर एंटरप्राइज। हो सकता है कि एक बिजनेस के लिए 200 रुपए भी इंपॉर्टेंट हो, उसको लगे कि मेरे 200 रुपए कहाँ गए, और दूसरे के लिए 2 लाख भी उसको पता ना चले, कोई निकाल के ले गया तो, राइट? एन आइटम ऑफ 5000 इज मटेरियल। मैंने एक छोटा सा नंबर से एग्जाम्पल लिया है कि 5000 का कोई फिगर होगा तो जिसकी सेल ही 1.5 लाख है, जो पूरे साल में कमाता ही बेचता ही सामान 1.5 लाख का है, तो उसके लिए तो 5000 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इट इज नॉट मटेरियल फॉर द एंटरप्राइज हैविंग 100 करोड़ टर्नओवर। 100 करोड़ की जिस कंपनी की टर्नओवर होगी, क्या उसको 5000 रुपए का आता पता होगा? 50,000 भी निकल गए तो उसको पता नहीं चलेगा। इफ द नॉलेज ऑफ एनी इंफॉर्मेशन में इफेक्ट द डिसीजन ऑफ यूजर देन इट इज टर्म्ड एज मटेरियल। आपको बोला है कि वो इंफॉर्मेशन बताने से अगर आपके यूजर को फर्क पड़ता है तो वो मटेरियल कहलाएगी। ठीक है? अब किसको फर्क पड़ता है कि कॉफी पे खर्चा किया या बिस्किट पे किया या स्टाफ वेलफेयर? ठीक है, आपको मतलब है कि किस पे कितना, भाई तूने 400 रुपए कॉफी पे किए, 600 रुपए टी पे किए, आर यू इंटरेस्टेड इन दैट? नो। यानी जब कोई इंफॉर्मेशन आपके यूजर को इफेक्ट करती है, उसके डिसीजन को इफेक्ट करती है, तो वो मटेरियल कहलाती है। आगे चलते हैं बच्चों। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आ सकता है, which principle is opposite of full disclosure? Which principle is opposite of materiality? Full disclosure। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि मटीरियलिटी कौन सी 2 चीजों पर डिपेंड करती है? पहला नेचर और साइज ऑफ बिजनेस, दूसरा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। पहला तो साइज, यानी आपका बिजनेस कितना बड़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बड़ा बिजनेस है तो छोटी मोटी अमाउंट से तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगला है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। बच्चों अब ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? देखो आपका बड़ा बिजनेस भी हो, आप कितने भी अरबपति खरबपति क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके कैश बैलेंस में कुछ कमी आ रही है, आप सोचो आपने शाम को कैश बैलेंस मैच किया आपके अकाउंटेंट ने और उसमें आया कि यार 500 रुपए कम पड़ रहे हैं, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से इतने होने चाहिए और एक्चुअल कैश कम है 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए। लेकिन ये चिंता का विषय है। क्यों चिंता का विषय है? क्योंकि आपका कैश कम हो रहा है, यानी आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि कहीं चोरी तो नहीं हो रहा, कोई डिफाल्केशन तो नहीं हो रहा, कोई एम्प्लॉय तो गलत नहीं है ना? समझ में आ रहा है? यानी जहां पे आपको ऐसा लगे कि यार ये ट्रांजैक्शन पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये 500 रुपए का कैश में डिफरेंस। आप सोचो सुबह आपने अगर पर्स में 5000 रुपए रखे हो, आप चाहे कितने भी अरबपति पिताजी के बच्चे हो, आपने सुबह, आपको मान लो सुबह 10,000 रुपए दिए पापा ने, ठीक है कि ले बेटा 10,000 रुपए, शाम को आपने पर्स खोला उसमें 9,000 रुपए ही थे। आप कितने भी अरबपति के बच्चे क्यों ना है, क्या आपको चिंता नहीं होगी कि मेरे 1000 रुपए कहाँ गए? सोचने का मुद्दा है ना कि मेरे पैसे कहाँ गए। क्यों? क्योंकि कैश में घोटाला हो गया। यहाँ पे बोला है कि डिफरेंस अगर 50 रुपए का भी आ रहा है कैश में तो चिंता का विषय है कि भाई ओहो क्यों कम आ रहा है ये, ठीक है, कहाँ गए मेरे 50 रुपए। और दूसरा क्या है, आप स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे थे। स्टॉक वैल्यूएशन क्या होता है? जब हमारा साल खत्म हो जाता है, हम अपनी दुकान में जो सामान पड़ा उसकी वैल्यू निकालते हैं कि यार अंदाजा कितनी वैल्यू का सामान होगा, तो उसमें 500-700 ऊपर नीचे चल जाता है। समझ में आया?
यानी किस ट्रांजैक्शन को आप मेजर करने बैठे हैं वो भी इंपॉर्टेंट करता है मटीरियलिटी पे। अगर आप अपने स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे हैं जिसको आपने अगले साल बेचना है, ठीक है, आज आपका साल खत्म हो गया, मान लो कपड़े की दुकान है निश्चल की और इसकी दुकान में स्टॉक भरा हुआ है, अंदाजा ये निकाल रहा है कि मेरी स्टॉक वैल्यूएशन आज की डेट में कितनी होगी, तो उसमें 1000-2000 ऊपर नीचे चल जाएगा भाई, वो जब अगली साल बिकेगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर कैश में, अगर कैश के गल्ले में प्रॉब्लम आ रही है, सोच भाई बैठ के किसी एम्प्लॉय ने निकाले या क्या हो गया, समझ में आ रहा है। यानी मटीरियलिटी डिपेंड करती है साइज ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है, किस ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आ सकता है ऑन विच 2 फैक्टर्स मटीरियलिटी डिपेंड, क्या लिखोगे, साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। आपसे अगर पूछा जाए मटीरियलिटी का ऑपोजिट प्रिंसिपल कौन सा है और फुल डिस्क्लोजर का ऑपोजिट मटीरियलिटी, देखो ये सारे प्रिंसिपल आपस में जुड़े हुए हैं, यानी आपको मटीरियलिटी को भी निभाना है और फुल डिस्क्लोजर को भी निभाना है। समझ में आया, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई एक निभाना है, दोनों निभाने हैं, बैलेंस, राइट। क्या हम आगे चलें बच्चों, किसी को कुछ पूछना है, कोई शक, कोई शंका, कोई समस्या, पक्का। चलिए, ये बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है, मेरे को बड़ा मजा आता है इसको पढ़ाने में। प्रिंसिपल का नाम है प्रूडेंस, जिससे आप प्यार से कंजर्वेटिज्म भी कह सकते हैं। पता है कंजर्वेटिज्म क्या होता है, कोई बताना चाहेगा, स्कूल से पढ़ के आया हो जी, बताएं, नहीं पता आपको, आपने चैप्टर 3 पढ़ा ना स्कूल में, बताओ। अच्छा ठीक है, कबीर कंजर्वेटिज्म का कोई आइडिया नहीं है, मिस भारद्वाज कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, ओके। सो प्रूडेंस पे आते हैं, सिंपल सा है ये। पहले मैं आपको ये क्या कहता है वो टेक्निकल लैंग्वेज में बताती हूँ। ये प्रिंसिपल आपसे कहता है कि एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को कभी भी बुक्स में मत लिखना, लेकिन लॉसेस अगर एंटिसिपेटेड है, लॉसेस की भनक भी लग जाए तो लिख देना। हिंदी में और सिंपलर करके बताती हूँ, अगर फ्यूचर में प्रॉफिट होने की उम्मीद है तो उसे आज से मत लिख देना, वेट करना, जब तक वो प्रॉफिट हो ना जाए तब तक मत लिखना। यानी प्रॉफिट जिस दिन हो जाए उस दिन लिख देना। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात, उम्मीद में मत लिखना। अक्रूवल कहता है कि तूने किसी को सामान बेच दिया, अक्रूवल सेज कि इफ यू हैव सोल्ड समथिंग टू एनीबॉडी एंड द मनी इज रिसीवेबल, यू हैव नॉट येट रिसीव्ड, तो आप सेल लिखिए, ठीक है। अक्रूवल यहाँ पे हैम्पर नहीं हो रहा है। ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी प्रॉफिट की उम्मीद में, प्रॉफिट कभी बुक्स में मत लिखना, लेकिन लॉस होने की भनक भी लग जाए ना कि फ्यूचर में लॉस होने वाला है, आज ही लिख देना। क्या बोला, उम्मीद में प्रॉफिट्स कभी मत लिखना, लेकिन उम्मीद में लॉसेस तुरंत लिख देना। इसको मैं आपकी पर्सनल लाइफ से समझाती हूँ, आपको ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं आप लोग 10th का पेपर दे के आए, अभी अभी रिसेंटली आप बच्चों ने 10th का पेपर, मैथ्स का पेपर दे के आए घर पे। एक कबीर महाशय है, इनको लग रहा है कि मेरा पेपर इतना बढ़िया गया भाई साहब, 100 में से 100 नंबर आएंगे, ही इज डैम श्योर आई विल गेट 100 on 100। यानी इसको फ्यूचर में होने वाले 100 में से 100 की उम्मीद है, हाँ बोलो। लेकिन मैं इसको राय ये दूंगी कि बेटा आज ही घर जाके मत नाचने लगना, वेट फॉर द रिजल्ट टू कम, तब नाचना कि मेरे 100 में से 100 आए हैं। आज ही अगर तुम घर जाके नाचने लग गए, अरे मेरे तो 100 आएंगे, वाह 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 वाह, और आए 95, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बड़ा नाच रहा था, आए तो नहीं तेरे 100, होता है ना ऐसा। तो वेट फॉर दैट डे टू बी 100, और फिर नाचना के वाह मेरे 100 आए, फिर लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी उम्मीद में कभी भी प्रॉफिट मत लिखना। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये मिस भारद्वाज पेपर दे के आई, एकदम खराब पेपर बना भाई साहब, अच्छा ही बना होगा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स का पेपर एकदम खराब बना, इसको पता है पास भी हो गई तो गनीमत है, ये है ना आज ही जाके रोना शुरू कर देगी घर पे, रिजल्ट तो 2 महीने बाद आएगा, बंदी आज ही रोएगी 2 घंटे बैठ के, क्यों, ताकि माँ बाप मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि ये फेल होने वाली है, और फिर पास हो गई तो खुश हो जाएगा, यार मेरा बच्चा रो रहा था बेचारा, फेल होएगा लेकिन पास हो गया। ये कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि अगर लॉस होने की भनक भी लग जाए ना, उसको आज ही बुक्स में रोने लगो कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, लेकिन प्रॉफिट की गारंटी भी हो ना तो मत लिखना, वेट फॉर द डे टू हैपन दैट प्रॉफिट। ये कंजर्वेटिज्म है, समझ में आया।
ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? माँ बाप खुश हो गए। अब सोचो ये घर जाके अगर बोले मेरा पेपर अच्छा बना था, गुड, आई डिड वेल, और 100 में से 100 आए, तो पेरेंट्स ही नाचने लगेंगे, है ना। और वहीं अगर ये पहले से नाच देता ना तो बाद में गाली पड़ती, 95 लाके भी गाली पड़ती कि कहाँ गए 5 नंबर। समझ में आ रहा है? बट उसने क्या किया, उसने अपने यूजर्स को यानी पेरेंट्स को पहले से प्रिपेयर कर दिया कि बेटा रो, बाद में अच्छे नंबर आ गए तो दे विल बी हैप्पी। इस प्रिंसिपल का जो मोटिव है वो ये है, किसी भी सिचुएशन में आपका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड नहीं होना चाहिए, अंडर स्टेटेड भी नहीं होना चाहिए, सही प्रॉफिट होना चाहिए, बट ओवर स्टेटेड तो कभी भी नहीं होना चाहिए। फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट की उम्मीद को आज ही मत लिखो, तुम कम लिखो। समझ में आ रहा है बच्चे आपको? पढ़ो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, प्रॉफिट इन एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन यानी उम्मीद में, शुड नॉट बी रिकॉर्डेड, but losses in anticipation should be immediately recorded. The objective of this principle is that profit of enterprise in no case should be overstated. अब आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे बेटा समझाना क्या होता है कंजर्वेटिज्म, क्योंकि फिर तो सिंपल हो गया ना, फिर आप लिख दोगे कि उम्मीद में प्रॉफिट मत लिखना, उम्मीद में लॉसेस को लिख देना। बट ऐसा नहीं पूछेंगे, वो आपसे क्या पूछेंगे कि जब भी हम अपने स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं तो हम लोअर प्राइस लेते हैं, कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ऐसा क्यों करते हैं? कंजर्वेटिज्म। अब इसका क्या मतलब है समझो। अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ना, ये निश्चल बाबू की कपड़े की दुकान खुलवाई थी, जीन्स है, मान लो डेनिम जीन्स में डील करता है निश्चल, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज डन एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। निश्चल बाबू ने नया बिजनेस शुरू किया, 1/4/2022 को बिजनेस शुरू किया, इसने 10,000 जीन्स बाय करी, ठीक है, निश्चल गारमेंट्स के नाम से इसका बिजनेस है। 10,000 जीन्स इसने खरीदी। ऐसा जरूरी तो नहीं है 1 साल में पूरी 10,000 बेच देगा, क्या जरूरी है? नहीं। तो हम मान के चलते हैं ही वॉज एबल टू सेल 8,000 जीन्स। अभी कितनी बच गई? 2,000 अभी बुक्स में बची हैं, जिसको ये अगले साल बेचेगा। हाँ बोलो, अगले साल बेचेगा, अभी नहीं पता कितने में बिकेगा क्या होगा, पर अगले साल बेचेगा। इफ आई से कि निश्चल ने 500 रुपए में एक जीन्स खरीदी थी, ठीक है, 500 रुपए की एक जीन्स खरीद के लाया था, अगर इसे मार्केट में सेल करता है तो 700 रुपए में करता है। ऑब्वियस सी बात है, जिस रेट में खरीद के लाएगा उसमें तो बेचेगा नहीं, सही बोला ना। 500 की जीन्स तुम खरीदते हो और तुम 700 की बेचते हो। अब हुआ क्या, 1 साल खत्म हो गया, आपके पास 2,000 यूनिट बच गए जीन्स के। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचा है, बुक्स में किस वैल्यू पे लिखना चाहिए? क्या आप 2,000 जीन्स मल्टीप्लाई बाय 500 रुपए करके लिखोगे कि मेरा ये सामान बच गया, या फिर 2,000 इंटू 700 रुपए करके लिखोगे कि ये बच गया? पहले इसको पढ़ो, बाद में बोलना। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, 500। क्यों? कंजर्वेटिज्म कहता है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को आज से मत गा, कल बेचेगा ना 700 में, जब तू बेचेगा तब लिख लियो कि 700 में बिक गई। आज से क्यों गा रहा है? कल को 600 में बेचनी पड़ी, फिर क्या करोगे तुम? आज मान लो ये जिस जीन्स में डील कर रहा है वो आउट ऑफ फैशन हो गई, पता चला 500 से कम में बेचनी पड़ी, सेल लगानी पड़ी, कुछ भी हो सकता है ना बच्चे। सो कहने का ये मतलब है कि आज जो आपको उम्मीद लग रही है उसके हिसाब से आप लोअर लो। अगर आपका कॉस्ट प्राइस कम है तो कॉस्ट लो, अगर मार्केट प्राइस कम है तो मार्केट लो। अब मैंने बोला कि उम्मीद में प्रॉफिट मत लिखना, लेकिन उम्मीद में लॉसेस को लिख देना। ऐसा हो सकता है कि ये 2,000 जीन्स जो बची हुई है, निश्चल को पता है ये आउट ऑफ फैशन हो गई, मैं इसको अगली साल बेचूंगा, अभी तो सेल में बेचना पड़ेगा। ही नोज के मैं इस जीन्स को 400 रुपए से ऊपर में नहीं बेच पाऊंगा। अब बताओ कौन सा प्राइस लोगे, 400 या 500? 400। कंजर्वेटिज्म कहता है लॉसेस की भनक भी लग जाए ना तो पहले से रोना शुरू कर देना। बच्चे पता तो होता है ना मार्केट प्राइस। अगर आप किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो निश्चल को क्या ये नहीं पता होगा कि इस जीन्स को आज मार्केट में मैं 400 रुपए में ही बेच पाऊंगा या 700 में बेच पाऊंगा? जिस चीज का बिजनेस कर रहे होते हैं उतना तो ज्ञान होता है ना कि आज की इसकी मार्केट प्राइस क्या है। मान लो एकदम ही आउट ऑफ फैशन हो गई,
जैसे कई बार होता है कपड़े में आप डील कर रहे हो, बिल्कुल आउट ऑफ फैशन हो गया, कोई खरीद ही नहीं रहा, तो आपको सेल लगा के बेचना पड़ता है उसको। समझ में आ रहा है? सो कहने का ये मतलब है बच्चे कि जब भी आप अपने बचे हुए स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं तो उसे कम प्राइस पे करते हैं। अगर कॉस्ट कम है तो कॉस्ट लेते हैं, मार्केट प्राइस कम है तो मार्केट प्राइस। और ऐसा क्यों करते हैं? कंजर्वेटिज्म। एग्जाम में पूछेंगे क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, व्हाई? कंजर्वेटिज्म। बच्चे इस चैप्टर से आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट कोई नहीं बोलेगा कि ये प्रिंसिपल समझा दो, आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा प्रिंसिपल लागू हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से पढ़े। आगे बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड ऑन डेटर्स, व्हाई? कंजर्वेटिज्म। डेटर्स क्या होते हैं? जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, है ना। मान लेते हैं आप सारे मेरे डेटर हैं, आप सबसे मेरे को मिला के 2 लाख रुपए लेने हैं, 2 लाख रुपए लेने थे, आप सारे मेरे डेटर हैं। मेरे को ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिली कि ये तन्मय है ना बैंकरप्ट हो गया है, इसने कुछ नहीं बोला फोन करके, जैसे मार्केट में न्यूज फैल जाती है वाया वाया, तो मेरे को कहीं से पता चल गया कि ये तन्मय का ना सिचुएशन ठीक नहीं है और मेरे को तन्मय से 10,000 रुपए लेने थे। somehow I came to know that I'll not get that money। मतलब ऑब्वियसली बात है, ये फोन करके अभी नहीं बोलेगा जब तक मैं पीछे नहीं पड़ जाऊंगी कि पैसे दे। तो मुझे कहीं से पता चला कि ये बैंकरप्ट हो गया, तो क्या मुझे बुक्स में लिख देना चाहिए कि मेरा डेटर डूबने वाला है? हाँ, पहले से प्रोविजन बना दो, इस उम्मीद में प्रोविजन बना दो कि शायद पैसे डूबेंगे। डूबे नहीं है अभी तक, पर हम पहले से प्रोविजन बना। क्यों? क्योंकि लॉस का भनक भी लगे ना तो रोना शुरू कर, और प्रॉफिट की गारंटी भी हो, खुश मत हो। समझ में आ रहा है? आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि हम अपने डेटर्स पे प्रोविजन बनाते हैं फ्यूचर में होने वाले बैड डेट्स को लेके। बैड डेट्स यानी जो पैसा डूबने वाला है। अभी तन्मय का पैसा डूबा नहीं है, हो सकता है वो दे भी दे, पर मैंने उम्मीद में प्रोविजन बना दिया कि शायद डूबेगा। तो एग्जाम में पूछेंगे वी क्रिएट प्रोविजन ऑन अवर डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स, व्हाई? कंजर्वेटिज्म। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, हमने उधार पे सामान बेचा होता है और हमें उनसे पैसे लेने होते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हम क्रेडिटर्स पे कभी भी वो नहीं बनाते कि हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। इग्नोर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कौन होते हैं बच्चों? कौन होते हैं? जिनसे हम उधार पे सामान खरीद के लाते हैं। डेटर होते हैं जिनको बेचते हैं, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पे खरीद के लाते हैं, हमें उनको पैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ खरीदा, किससे खरीदा? तन्मय से। तन्मय मेरे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, क्योंकि मेरे को उससे पैसे लेने हैं। मैंने उससे 50,000 का सामान खरीदा और मुझे पता है कि अगर मैं टाइमली पेमेंट कर दूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी ना, तो तन्मय शायद 1000 रुपए कम कर भी देगा। यानी मुझे फ्यूचर में कितने पे करने पड़ेंगे? 49। उम्मीद है कि ये मेरे को डिस्काउंट दे देगा फ्यूचर में। क्या मैं आज ही लिख दूं? क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है जो शायद हो जाए। तो वेट फॉर द डे जब हो जाए, जब एक्चुअल में आपको वो 1000 रुपए का डिस्काउंट दे दे, तब आप बुक्स में लिखिएगा, अभी से आप मत लिखिए। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि कंजर्वेटिज्म मना करता है आपको ऐसा करने से। तो एग्जाम में ये 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसका आंसर कंजर्वेटिज्म है। पहला कि हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, आंसर यू विल राइट कंजर्वेटिज्म। हम अपने डेटर्स पे प्रोविजन बनाते हैं डिस्काउंट देने का या लॉस होने का, अगेन कंजर्वेटिज्म। और क्रेडिटर्स पे नहीं बनाते, क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है, इग्नोर। सिंपल है। हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख लो, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को आज ही ना लिखे, इंतजार करें उस प्रॉफिट के होने का फिर लिखे। और लॉसेस की अगर भनक भी लग जाए तो आज ही रोना शुरू कर दें और लिख दे कैसा होने वाला भाई साहब, ठीक है। फिर ना हो तो अच्छी बात है, मतलब मैथ्स में पास हो जाए तो अच्छी बात है। फिर तो पास होने पे भी खुश होंगे ना मिस भारद्वाज, आपके पेरेंट्स के बच्चा तो फेल होने की कह रहा था, अरे पास हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस इज कंजर्वेटिज्म। पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो।
हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये तो मैंने अभी बताया, जिस रेट में आप सामान खरीद के लाए हैं, कोई भी एसेट बाई किया है, उसी रेट में आप अपनी बुक्स पे रखिए। आज उसकी कोई भी मार्केट वैल्यू है, आपको कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? पढ़ो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, comprising cost of acquisition and all expenditure incurred for making asset ready to use. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। This cost become basis for all subsequent transactions. पहले इसको ध्यान से समझो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आंसर करना। मैंने ये एसी जब खरीदा था, ये 30,000 रुपीज का एसी है, रैंडम, मेरे को पक्का याद नहीं है, 30,000 के आसपास का था। तो एक मान के चलते हैं कि 30,000 रुपए का एसी खरीदा, 1,500 रुपए बंदे ने इंस्टॉल करने के ले लिए, इलेक्ट्रीशियन। आप मुझे बताओ, मेरी एसी की कॉस्ट 30,000 है या 31,500 है? बुक्स में क्या लिखना चाहिए? एसी की कॉस्ट क्या लिखनी चाहिए? 31,500। क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना इंस्टॉलेशन के एसी चल जाता, रेडी टू यूज हो जाता? नहीं। यानी जब तक आपका एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए, तब तक के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। और एग्जांपल थोड़ा डिटेल लेते हैं। मैंने एसी खरीदा 30,000 रुपए का क्रोमा स्टोर से, वहां से मेरे घर तक या ऑफिस तक लाने का किराया यानी कन्वेयंस लग गया 500 रुपए। 500 रुपए लॉरी चार्जेस लग गए यहां तक लाने के, 1,500 रुपए इंस्टॉलेशन लग गया। अब मेरी एसी की कॉस्ट बताओ, 32। यानी कहने का मेरा ये मतलब है कि जब तक आपका वो एसेट इस्तेमाल करने के लायक नहीं हो जाता कि हाँ अब हम इसे यूज कर सकते हैं, तब तक के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जिस रेट में आप खरीद के लाए, दिस इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड ये दो, all expenditure incurred for making the asset ready to use। अब देखो, मैं आपको इस पैनल का एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। मैंने ये पैनल 1,60,000 के करीब का खरीदा, ठीक है। अब खरीद तो लिया, पेमेंट हो गई, मुझे पता चला कि ये यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था। क्यों? आप वो ऊपर देख रहे हैं, पतला सा पिलर है, यहाँ पे सिर्फ ये इतना पतला पिलर था। देन ही सेड कि मैम ये तो इंस्टॉल नहीं हो सकता, आपके पास इसका वजन बहुत ज्यादा है, ठीक है, इस पैनल का वजन बहुत ज्यादा है। सो बोला कि इस पतले से पिलर पे तो हम इसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें? फिर इसको बनवाया। दिस कॉस्टेड मी नियरली 10 to 12,000। अब आप बताओ कि अगर ये नहीं बनता तो क्या पैनल लगता? तो अब मेरे पैनल की कॉस्ट कितनी हो गई? ये इसकी कॉस्ट ऐड हो गई, क्योंकि ये नहीं होता तो ये भी नहीं लगता, ये पुट टू यूज होता ही नहीं अगर ये बेस नहीं बनवाते हम। समझ रहे आप? क्योंकि इस पतले पिलर पे ये नहीं, और मुझे हैंग यही करना था क्योंकि क्लास का सेंटर था। सो मेरी तो पैनल की कॉस्ट ही बढ़ गई ना। मैंने 1,60 का खरीदा और 12,000 का ये बेस बनाना पड़ा इसके लिए, तो अब मेरे पैनल की कॉस्ट मेरे लिए तो 1,72 हो गई ना, अदरवाइज तो ये चलता ही नहीं। क्या यहाँ टंगा होता आज? नहीं। तो आपको बोला है कि जब आप कोई एसेट खरीदते हैं प्लस उस पे जो भी खर्चा करते हैं टू मेक इट रेडी फॉर यूज, वो सारा जोड़ लेंगे, वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट मानी जाएगी और उसे आप बुक्स में लिखेंगे। तो अब जब आगे डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन यानी जब एसेट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है, तो डेप्रिसिएशन 30,000 पे लगाओगे या 32 पे? 32 पे लगाओगे। समझ में आ रहा है? पढ़ो। दिस कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फॉर एसेट since cost acquisition cost relates to the past, it is referred as historical cost। आपको बोला है कि जिस रेट में आप खरीद के लाए प्लस आपके जो भी एक्सपेंसेस हो गए रेडी टू यूज करने के लिए, वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट मानी जाएगी। पढ़ो। मशीन परचेज्ड फॉर 1,50,000, 5,000 स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन एंड 1,000 स्पेंट ऑन कैरेज। कैरेज यानी वहां से आपकी जगह तक लाने का खर्चा। टोटल कितना खर्चा हो गया? 156। Then the cost of machine will be 156, which will be recorded in the books, and depreciation will be charged on this. If the market value of machine increases to 180 due to inflation, then the increased value will not be recorded.
आज की डेट में इस मशीन का प्राइस मार्केट में कुछ भी हो जाए हमें मतलब नहीं है, हम जिस रेट में ले आए भैया हमारे लिए तो वही कॉस्ट है, आज की मार्केट में कुछ भी प्राइस हो। समझ में आ रहा है? अब बच्चों आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो पुराने बच्चे हैं शायद आंसर कर पाए, कि हम एसेट की मार्केट प्राइस को इग्नोर करते हैं। यहां लिखा है ना कि अगर इसकी मार्केट प्राइस 180 हो जाए तो इग्नोर करें, हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों इग्नोर करते हैं? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, वी इग्नोर द मार्केट प्राइस ऑफ एसेट्स, व्हाई, विच प्रिंसिपल? बताया था बच्चे, बताया था, ध्यान से सोचो। फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा था? समझ में आया? गोइंग कंसर्न क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कहता है कि आपकी बिजनेस ना लंबे टाइम तक चलने वाला है, तो जब बिजनेस लंबे टाइम तक चलने वाला है तो हमें एसेट बेचना ही नहीं है। एसेट बेचना नहीं है तो हमें मार्केट प्राइस से क्या लेना देना है? आप एक बात सोचो, मैंने ये पैनल खरीदा, सुनो, मैंने ये पैनल खरीदा 160 का, जो भी बेस वेस बना के 170 का पड़ गया मान लो। क्या मैं खरीदने के बाद कभी मार्केट में पता करने गई इसकी प्राइस क्या है? क्यों नहीं गई? क्योंकि मुझे यूज करना है, मेरा बिजनेस तो लंबे टाइम तक चलेगा, मेरे को क्या पड़ी है, क्या मार्केट प्राइस है, पड़ी रहे भाई, मेरे लिए तो 170 की कॉस्ट हो गई ना। आज की डेट में मुझे क्या फर्क पड़ता है इसकी मार्केट प्राइस क्या है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि मेरा बिजनेस लंबे टाइम तक चलने वाला है एंड आई विल यूज दिस। अगर मुझे बेचना होता तो मैं जाती मार्केट में पता करने, तो जब मुझे बेचना ही नहीं है तो मैं मार्केट प्राइस का करूं क्या? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वी इग्नोर द मार्केट प्राइस ऑफ एसेट्स, व्हाई? गोइंग कंसर्न। समझ में आया? हिस्टोरिकल तो कारण है ही, क्योंकि हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना होता है, पर उसके पीछे का कारण समझो, उसके पीछे का कारण है गोइंग कंसर्न। देखो यहाँ पे लिखा भी था हमने, चेक करो चेक करो, ये गोइंग कंसर्न पढ़ो। मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इज इररेलेवेंट एंड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एज द एसेट्स आर नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन द नियर फ्यूचर। जब भाई जो चीज बेचनी नहीं है उसकी मार्केट प्राइस जान के करोगे क्या? अच्छा एक बात बताओ, आपको बेटर समझ में आएगा। आप सबकी मम्मा के पास शादी का गोल्ड होगा पक्का, शादी करके जब आई होंगी मम्मा, ससुराल पक्ष से मायके पक्ष से सब जगह से गोल्ड मिला होगा। क्या कभी उठा के मम्मा पापा मार्केट गए कि चलो इसका रेट पता करके आते हैं आज कितने में बिक रहा है? क्यों? क्योंकि बेचना ही नहीं है। भगवान ना करे ऐसा स्थिति आए कि भाई घर से गोल्ड बेचना पड़े। जिस दिन ऐसी कोई सिचुएशन आई तो आप पता करोगे ना मार्केट प्राइस। अदरवाइज कभी मम्मा पापा को देखा लॉकर में से सारा गोल्ड लेके मार्केट जा रहे हैं, चलो पता करके आते कितने में बिकेगा? नहीं करते ना ऐसा। मार्केट प्राइस इग्नोर कर, ठीक है हमारा एसेट है, हमारे पास पड़ा है। सो आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हैं बच्चों चीजों को, खाली रट्टाफिकेशन नहीं करना इधर। ओके, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्लियर हुआ। दिस कॉस्ट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब ये प्रिंसिपल क्यों हम फॉलो करते हैं? बिकॉज दिस प्रिंसिपल ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है प्रूफ। देखो आप कोई चीज खरीद के लाए हो, जैसे मैंने ये पैनल 160 का खरीदा, मेरे पास बिल है कि 160 का ये पैनल खरीदा है, तो बिल है यानी प्रूफ है। अब आज मैं कह दूं कि इसका मार्केट प्राइस 2 लाख हो गया, कहां से लाऊं प्रूफ? कोई प्रूफ है? तो एविडेंस नहीं है ना मेरे पास। तो हम बुक्स में हर चीज जो लिखते हैं उसका एविडेंस होना जरूरी होता है। अभी आप आगे एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिविटी नाम का प्रिंसिपल है, जो कहता है कि बुक्स में अगर कोई ट्रांजैक्शन लिखो तो उसका प्रूफ होना चाहिए तुम्हारे पास। और अगर आप हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिविटी फॉलो हो जाती है, आपके पास प्रूफ होता है, बिल होता है कि हाँ ये परचेज प्राइस है, राइट? बच्चों यहां तक रखें, हिस्टोरिकल तक क्विकली रिकैप करो क्या क्या पढ़ा। अकाउंटिंग पीरियड क्या बोला? बिजनेस की इनडेफिनाइट लाइफ छोटे छोटे हिस्सों में बटी है। आगे क्या बोला? फुल डिस्क्लोजर, हर वो चीज अपने यूजर को बताओ जो उसके डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट है। मटीरियलिटी, सारी चीजों को अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, छोटी मोटी चीजों को मर्ज करके खत्म करो। मटीरियल किसे कहोगे? जो यूजर को इंपैक्ट करे, ठीक है? मटीरियलिटी किन 2 चीजों पर डिपेंड करती है? साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। वेरी गुड। कंजर्वेटिज्म कहता है कि उम्मीद में प्रॉफिट्स को कभी मत लिखना। इसका मोटिव क्या है? कि आपका प्रॉफिट कभी भी ओवरस्टेटेड ना हो। हिस्टोरिकल क्या कहता है? कि जिस रेट पे आप एसेट खरीद के लाए हैं उसी रेट पे बुक्स में रहेगा।
मार्केट प्राइस आप इग्नोर करेंगे। कॉस्ट का मतलब होता है जिस रेट में खरीदा प्लस जो आपने खर्चा किया रेडी टू यूज बनाने के लिए। जिस दिन वो एसेट चलना शुरू हो जाए तब तक के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड कर देना, चलना शुरू हो जाए उसके बाद नहीं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? अगली क्लास में हम मैचिंग शुरू करेंगे, अभी यहां तक रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड लर्न प्रॉपरली। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।